अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है केल ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि केल ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें एंटीजन कौन से होते हैं, उन एंटीजन्स की बायोकेमिस्ट्री किस तरह से होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं और उसकी जेनेटिक्स क्या होती है। तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। आप लोगों का कोई भी कंसर्न होगा केल ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड, वो इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो केल ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम मिसेस केलर में डिस्कवर हुआ था, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं केल ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसमें मल्टीपल टाइप्स के एंटीजन इंक्लूड हैं। तकरीबन जो है 32 टाइप्स के एंटीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में सारे के सारे एंटीजन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं 3 सेट होते हैं एंटीजन के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं उनको अब हम देखते हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं ये रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सेट होता है वो के एंटीजन का होता है, यानी कि कैपिटल के और स्मॉल के। तो जो स्मॉल के होता है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने जो ब्लू से जिन एंटीजन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये ऐसे एंटीजन होंगे जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो इसमें स्मॉल के जो है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है और जो कैपिटल के है इसकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है ह्यूमंस के अंदर। इसके बाद जो दूसरा सेट है वो है केपी एंटीजन का सेट। तो इसमें यहाँ पे मैंने ब्लू से शो किया हुआ है केपीबी को, तो इसी वजह से इसकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो दूसरे एंटीजन हैं केपीए और केपीसी इनकी प्रेजेंस कम होती है। और अगर हम केपीए और केपीसी का कंपैरिजन करें तो केपीए की प्रेजेंस ज़्यादा होती है और केपीसी की प्रेजेंस कम होती है। यानी सबसे ज़्यादा होगा केपीबी, इसके बाद होगा केपीए और फिर होगा केपीसी। तो केपीसी जो होता है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के अंदर। इसके बाद जो थर्ड सेट होता है एंटीजन का वो है जेएस एंटीजन। तो जेएस में क्या होता है जेएसबी, जेएसए और जेएससी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ब्लू से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये ऐसे एंटीजन होंगे जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जेएसबी जो है वो ज़्यादा होगा और इसके बाद जो जेएस है वो कम होगा और जेएससी जो है ये बहुत ही कम पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। और ये हमारे केल ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन होते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं ये सिर्फ रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरे जो हमारे ब्लड सेल होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स, वहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। अब हम देखते हैं कि ये जो एंटीजन होते हैं इनकी बायोकेमिस्ट्री किस तरह की होती है। तो ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन है। अब केल ब्लड ग्रुप सिस्टम में होता यह है कि यहाँ पे इसके जितने भी एंटीजन हैं ये सारे के सारे जो 32 एंटीजन होते हैं वो सारे के सारे एक ही ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। ये जो होती है प्रोटीन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं केल प्रोटीन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 731 अमीनो एसिड की। और इसका जो एन टर्मिनल होता है वो इंट्रासेलुलर होता है और जबकि जो इसका सी टर्मिनल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन इसमें सिस्टीन रेजिड्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो इन डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि ये जो होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन ये हाईली फोल्डेड होती है और इसमें एन ग्लाइकोसाइलेशन भी 5 प्लेसेस के ऊपर होती है। अब हमने देखना है कि ये जो डिफरेंट एंटीजन हमारे पास हैं इनके सेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पहले सेट को देखें यानी कि जो के एंटीजन का होता है, कैपिटल के और स्मॉल के जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें होता ही है कि यहाँ पे जो है 193 नंबर के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है वो डिसाइड करता है कि कैपिटल के एंटीजन होगा या फिर स्मॉल के एंटीजन होगा। अगर तो यहाँ पे होगा थ्रियोनिन जो है अमीनो एसिड तो हमारे पास जो एंटीजन होगा वो होगा स्मॉल के। और अगर यहाँ पे होगा मैथियोनिन तो यहाँ पे जो एंटीजन बनेगा वो होगा कैपिटल के। और इस तरह अगर हम सेकंड सेट की बात करें तो उसमें जो होता है 281 नंबर के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप का एंटीजन होगा। अगर तो यहाँ पे होगा हमारे पास आर्जिनिन तो होगा जो एंटीजन बनेगा वो होगा केपीबी। और अगर हमारे पास होगा ट्रिप्टोफैन तो एंटीजन होगा केपीए और अगर होगा ग्लूटामीन तो हमारे पास एंटीजन होगा केपीसी। इसी तरह जो थर्ड सेट होता है उसमें भी क्या होते हैं 3 एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये जो है जेएससी एंटीजन जो है इसकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एंटीजन मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा अगर ल्यूसीन यहाँ पे अगर यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा
तो हम ये एंटीजन बन जाएगा JSB, और अगर यहाँ पे प्रोलीन होगा तो ये एंटीजन बन जाएगा JSA। और इसी तरह आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसकी सरफेस के ऊपर ये तीनों के तीनों एंटीजन के जो सेट हैं वो एट अ टाइम एक्सप्रेस होंगे, लेकिन इन सेट में से यानी कि ये जो फर्स्ट सेट है यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 एंटीजन प्रेजेंट है तो इन 2 में से कोई एक एंटीजन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। इसी तरह जो सेकंड सेट है जिसमें 3 एंटीजन इंक्लूड हैं तो इन तीनों एंटीजन में से कोई एक एंटीजन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। इसी तरह जो थर्ड सेट है इसमें भी क्या होगा, कोई ना कोई एक एंटीजन यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि पेपेन हो गया तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो एंटीजन होते हैं ये थायोल रिड्यूसिंग एजेंट और 2-मरकेप्टोएथेनॉल के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। ये जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या करते हैं, इस जो यहाँ पे ये जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जब यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसकी जो फोल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो एंटीजन होते हैं इनकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोटीन होती है ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ एक और प्रोटीन भी अटैच होती है जिसको हम कहते हैं KX प्रोटीन, और ये एक दूसरे के साथ जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। और ये जो होती है KX प्रोटीन ये 10 टाइम क्या होती है, मेम्ब्रेन से पास होती है, यानी कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारे पास है कैल ग्लाइकोप्रोटीन इसको एक अलग जीन कोड कर रहा होता है, और जो होती है KX प्रोटीन इसको अलग जीन कोड कर रहा होता है। और दोनों जीन्स की जो लोकेशन होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर होती है। इस चीज़ को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी जीनोटाइप किस तरह से होती है। तो इसके जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर होते हैं, और कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम में जस्ट एक ही जीन जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कि एक ही जीन क्या कहता है, इस पूरी की पूरी जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करवाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर सारे के सारे एंटीजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो एक ही जीन है ये कैल जीन वो सारे के सारे एंटीजन को इस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या करवाएगा, एक्सप्रेस करवाएगा। वो किस तरह से, जैसे आप लोगों को पता है कि जो जीन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, कोडॉन। और जो एक कोडॉन होता है वो एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो इस कैल जीन के अंदर वो कोडॉन जो 193 जो नंबर का अमीनो एसिड होता है उसको कोड कर रहा होता है, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कैपिटल K एंटीजन होगा या फिर क्या होगा, स्मॉल k एंटीजन होगा। यानी कि यहाँ पे जो कोडॉन है अगर तो वो कोड करेगा थ्रियोनिन को तो हमारे पास यहाँ पे जो एंटीजन एक्सप्रेस होगा वो होगा स्मॉल k, और अगर ये एक्सप्रेस करेगा मैथियोनिन को तो हमारे पास जो एंटीजन एक्सप्रेस होगा वो होगा कैपिटल K। इसी तरह जो 281 नंबर के ऊपर जो अमीनो एसिड है उसको जो कोडॉन यहाँ पे जो कोड कर रहा होगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे किस टाइप का एंटीजन होगा। अगर तो वो कोड करेगा अर्जिनिन को तो हमारे पास जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, KPB, और अगर वो एक्सप्रेस करेगा ट्रिप्टोफैन को तो यहाँ पे एंटीजन होगा KPA, और अगर यहाँ पे वो एक्सप्रेस करेगा ग्लूटामीन को तो हमारे पास एंटीजन आ जाएगा KPC। इसी तरह जो 597 नंबर के ऊपर जो अमीनो एसिड है उसका कोडॉन जो है अगर वो एक्सप्रेस करेगा ल्यूसीन को तो हमारे पास एंटीजन आएगा यहाँ पे JSP, और अगर वो एक्सप्रेस करेगा प्रोलीन को तो हमारे पास एंटीजन बन जाएगा JSA। तो इस तरह से क्या होता है कि जस्ट एक ही जीन जो होता है कैल जीन वो इन सारे के सारे एंटीजन को एक्सप्रेस करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आती हैं और यहाँ पे जो अमीनो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है, और जो एंटीजन होगा वो डिफरेंट यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे ये जो है पोजीशन 193, 281 और 597 के जो कोडॉन होते हैं इस कैल जीन के अंदर जो कोडॉन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे किस टाइप का जो एंटीजन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। और इसी तरह मैंने बताया था कि ये जो होती है कैल ग्लाइकोप्रोटीन इसके साथ एक और भी प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं XK प्रोटीन, और इसके जो होते हैं जीन्स वो होते हैं क्रोमोसोम X के ऊपर। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी एक्सप्रेशन होती है KPA की
यानी कि जब KPA एंटीजन एक्सप्रेस होता है दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पे जो होते हैं कैल जीन्स, वो जो मदर से आता है क्रोमोसोम उसके ऊपर भी कैल जीन प्रेजेंट होगा, और जो एक फादर से आता है क्रोमोसोम वहाँ पे भी क्या होता है, कैल जीन प्रेजेंट होता है। तो अगर ये दोनों जीन्स क्या करवाएंगे, KPA एंटीजन को यहाँ पे एक्सप्रेस करवाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो होते हैं कैल जो एंटीजन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे कैपिटल K और स्मॉल K एंटीजन, और इसी तरह जो JS टाइप के जो एंटीजन होते हैं उनकी एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट एंटीजन के जो सेट होते हैं कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम में, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास है एक डोनर और एक है रिसिपिएंट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी रिसिपिएंट के अंदर। और इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये भी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह, कि जैसे इसमें क्या होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में कि जब एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है किसी पर्सन का, यानी कि जब उसको ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जब फीटस से ब्लड जाता है मदर में, तो उसके बाद ही क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसमें ऑलरेडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी क्या होगा, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह, कि जब भी उसका एक्सपोजर होगा एंटीजन के साथ, यानी कि आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, या फिर क्या होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, अगर वो चाइल्ड से मदर में जो है कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन चले गए हैं, उसके बाद ही क्या होगी, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। यानी कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो रिसिपिएंट है, अगर उसकी जो है फिनोटाइप स्मॉल K पॉजिटिव है और कैपिटल K नेगेटिव है, ये जो फिनोटाइप होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो स्मॉल K एंटीजन होता है इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, और जो कैपिटल K एंटीजन होता है इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसी वजह से ये जो फिनोटाइप होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और अगर हमारे पास एक डोनर है, उसके पास जो है K यानी कि जो कैपिटल K एंटीजन है वो प्रेजेंट है, अगर इसका ब्लड इस रिसिपिएंट को लग जाता है तो अब क्या होगा, ये जो रिसिपिएंट है इस कैपिटल K एंटीजन के अगेंस्ट क्या करवा सकता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवा सकता है। और ये जो एंटीजन होता है ये हाईली क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, और इसी वजह से ये जो रिसिपिएंट होगा ये प्रोड्यूस करवा देगा anti-K एंटीबॉडीज़। और ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद यानी सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की होती हैं, उसके बाद होती हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की, और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो है anti-K एंटीबॉडीज़, यानी एंटी कैपिटल K जो एंटीबॉडी है। और ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी जो मेनली नेचर होती है वो होती है IgG, लेकिन IgM भी टाइप की जो प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम। वो किस केस में हो सकता है कि जब E. coli का स्पेशली जब इन्फेक्शन होता है, यानी एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि जब E. coli का इन्फेक्शन हुआ था एक पर्सन को, तो उस पर्सन में जो है IgM टाइप की जो है एंटी कैपिटल K एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो गई थी। और ये जो एंटीबॉडी होती है इसका हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस केस में क्या होता है कि अगर जो मदर है वो जो कैपिटल K एंटीजन है उसके लिए नेगेटिव है, तो ये जो मदर होती है ये एंटी कैपिटल K एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो फादर होता है उसकी हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और चेक करते हैं कि जो फादर है उसमें कैपिटल K एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो उसमें कैपिटल K एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो फादर है ये क्या करवा सकता है, ये इस कैपिटल K एंटीजन का जो जीन है वो फीटस को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो फीटस के पास भी क्या होगा, कैपिटल K एंटीजन का जीन होगा, यानी कि इसके पास भी क्या होंगे, कैपिटल K एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ये जो कैपिटल K एंटीजन है ये मदर में ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो मदर है वो एंटी कैपिटल K एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करवा सकती है। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो उस केस में क्या हो सकता है, ये जो होती हैं एंटी कैपिटल K एंटीबॉडीज़, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो IgG होती है, तो इसी वजह से ये क्या हो सकती हैं, जो फीटस है उसमें ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं और हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न काज करवा सकती हैं। और अगर आप लोगों को हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो रिसिपिएंट है उसके पास जो
जो है स्मॉल के एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन कैपिटल के एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये जो केस होता है यानी कि इस तरह की जो फिनोटाइप है वो बहुत ही रेयर होती है। और इसमें अगर हमारे पास जो डोनर है वो जो है वो स्मॉल के है तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये जो रिसिपिएंट है वो प्रोड्यूस करवा सकता है एंटी स्मॉल के एंटीबॉडी। और ये वाले जो एंटीबॉडी होती है इसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। वो इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी जो पर्सन होते हैं उनकी जो फिनोटाइप होती है उसमें जो स्मॉल के एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से ये जो पर्सन होते हैं ये जो एंटी स्मॉल की एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिलेक्शन हो जाती है। और बहुत ही कम लोग जो होते हैं उनके पास जो है स्मॉल के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत ही कम लोगों के अंदर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमारे पास जो सेकंड सेट था एंटीजन्स का उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर तो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो है KPB पॉजिटिव और KPA नेगेटिव। तो ये जो फिनोटाइप होती है ये ज़्यादा प्रेजेंट होती है क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो KPB जो है एंटीजन इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है और KPA एंटीजन की प्रेजेंस कम होती है। और इसी तरह जो हमारे पास डोनर है वो है KPA पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास जो रेसिपिएंट है वो है KPB नेगेटिव और KPA पॉजिटिव, यानी कि ये वाली जो फिनोटाइप है ये बहुत ही रेयर होती है। और हमारे पास जो डोनर है वो है KPB पॉजिटिव। तो इन दोनों केस में क्या हो सकता है, दो तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, यानी कि जो फर्स्ट जो रेसिपिएंट है ये वाला उसमें प्रोड्यूस होगी एंटी KPA एंटीबॉडी और जो सेकेंड रेसिपिएंट है इसमें प्रोड्यूस होगी एंटी KPB एंटीबॉडी। तो ये दोनों टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी KPA और एंटी KPB एंटीबॉडीज़, इनकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। वो इस वजह से कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एंटीबॉडी है एंटी KPA एंटीबॉडी, इसका एंटीजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि KP जो B होता है ये जो एंटीजन होता है इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है और KPA एंटीजन जो होता है इसकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है। तो जो डोनर होते हैं KPA पॉजिटिव जो डोनर होते हैं इनकी तादाद बहुत ही कम होती है। तो इस एंटीजन का एक्सपोजर जो है वो बहुत ही कम होगा। तो जब इस एंटीजन का एक्सपोजर बहुत कम होगा तो ये कम ही लोगों के अंदर ये वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। और दूसरी की अगर हम बात करें एंटी KPB एंटीबॉडी की, तो इसका एंटीजन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इसका एंटीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रेसिपिएंट होते हैं वो KPB पॉजिटिव होते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी है इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिलेक्शन होगी। और अगर यहाँ पे अगर हम उसको ब्लड भी लगा देंगे KPB पॉजिटिव का, तो मोस्टली जो रेसिपिएंट होंगे वो क्या होंगे, KPB पॉजिटिव वाले ही होंगे, क्योंकि ये एंटीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी जो फिनोटाइप होगी वो ये वाली होगी, यानी कि KPB नेगेटिव होंगे और KPA पॉजिटिव होंगे। तो ये वाले रेसिपिएंट जो हैं वो बहुत ही कम होंगे। तो इसी वजह से इनमें जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है चंद ही लोगों में ये वाली जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरा सेट है JS एंटीजन का सेट, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। तो अगर हमारे पास एक पर्सन है उसकी फिनोटाइप है JSB पॉजिटिव और JSA नेगेटिव, तो ये जो फिनोटाइप है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि JSB एंटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। और एक और पर्सन है जिसकी जो है फिनोटाइप JSB नेगेटिव है और JSA पॉजिटिव है, तो ये जो फिनोटाइप होगी ये बहुत ज़्यादा रेयर होगी, क्योंकि JSA पॉजिटिव जो एंटीजन है ये बहुत कम होता है और JSB एंटीजन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हमारे पास जो डोनर है वो है JSA पॉजिटिव इस केस में, और इसके लिए जो डोनर है इस रिसिपिएंट के लिए वो है JSB पॉजिटिव। तो इन रिसिपिएंट में दो तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो जो फर्स्ट रेसिपिएंट होगा उसमें प्रोड्यूस होगी एंटी JSA और जो दूसरा रेसिपिएंट होगा उसमें प्रोड्यूस होगी एंटी JSB एंटीबॉडी। लेकिन ये दोनों एंटीबॉडी जो हैं इनकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है, यानी कि इनके प्रोडक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वो इस वजह से कि जो फर्स्ट टाइप की एंटीबॉडी है इसका जो एंटीजन होता है इसकी प्रेजेंस बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ पे जो JSA पॉजिटिव जो डोनर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इस एंटीजन का एक्सपोजर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसी वजह से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन भी कम होगी। और इस तरह जो दूसरी टाइप की एंटीबॉडी है एंटी JSB, इसका एंटीजन ज़्यादा होता है, यानी कि मोस्टली जो रिसिपिएंट होते हैं या जो पर्सन होते हैं उनकी फिनोटाइप जो होती है वो JSB पॉजिटिव होती है। तो इसी वजह से इसकी जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है वो नेगेटिव सिलेक्शन की वजह से कम हो जाएगी।
तो ये थी कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज़। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें एंटीजन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और इसकी जेनेटिक्स क्या होती है। तो आई होप आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।